हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण है और हम लोग 2025 2025 जो पीवाईक्यू आए हैं 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उसका एनालाइज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग सारे क्वेश्चन को आंसर भी करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके रूट कॉजेज़ को भी देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और ये क्वेश्चन जो बना है, ये क्वेश्चन पे कितना कौन कौन चीज़ों को हम लोग कौन कौन टॉपिक को कवर करना पड़ेगा ताकि ये पीवाईक्यू आसानी से सॉल्व हो जाए और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट थिंग जो देखते हैं, ये क्वेश्चन में हम लोग पहले कॉम्प्रीहेंशन आएगा और कॉम्प्रीहेंशन के तीन फ्रेजेस है, बेसिकली तीन कॉम्प्रीहेंशन है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना, हम लोग 536 से लेकर 539 तक के क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन का अरेंजमेंट भी है, आप लोग चाहे तो यहाँ से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को। तो यही कॉम्बिनेशन है जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन खुद ब खुद पढ़ लोगे। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में कोई दिक्कत बात नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत ही किल्लत है यहाँ पे, तो पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग पढ़ लोगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे आएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते जाते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे, ताकि आप जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो है एज इट इज़ फिट रहे और आप उसके धीरे धीरे आंसर कर पाओगे। ओके, सो क्वेश्चन मतलब इस कॉम्प्रिहेंशन से जो क्वेश्चन बनाया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो मिस स्टफ लेड अ वेरी सिंपल लाइफ बिकॉज, तो इसका एक आंसर बन रहा है कि सी कुडंट अफोर्ड इवन द नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लिटिल लग्जरी। तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना सके। तो बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि आगे एक्सप्लेनेशन में भी आप देखोगे कि उसके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है। यहाँ पे ब्रास का मतलब याद रखना, ब्रास का मतलब क्या होता है, तो मनी होता है। तो उसके पास इतना ज़्यादा भी मनी नहीं है कि वो अपने लाइफ को लग्जरियस वे में जी सके, और उसका अभी बहुत ही ख़राब कंडीशन चल रहा है और बहुत ही इसके पास इतना पैसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एनिमल को रख सकता है और अपने हेल्पर को रख सकता है, और इसके पास लग्जरियस लाइफ जीने का कोई पैसा नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। हम लोग आते हैं 537 क्वेश्चन पे, और 537 क्वेश्चन में है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ टॉपिक ऑफ द मिस स्टफ्स कन्वर्सेशन। तो अब इसमें से किस चीज़ के बारे में मिस स्टफ इस पैसेज में, ऊपर अबव जो पैसेज है उसमें उसने बात नहीं किया है। तो देखो, वो ब्रदर के बारे में बताया है, पेट के बारे में बताया है, वो हर पास्ट विद हर फैमिली के बारे में बताया है कि किस तरह से उसकी फैमिली थी और फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, और वो सारी बातें बताया है। लेकिन क्लासमेट के बारे में उसने डिस्कस नहीं किया है। तो जब वो क्लासमेट के बारे में डिस्कस नहीं किया है तो वही हम लोग से पूछा जा रहा है। याद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े ना, उसमें नॉट वर्ड का हम लोग ध्यान नहीं रखते, तो नॉट का ध्यान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें नॉट अ टॉपिक ऑफ द मिस स्टफ कन्वर्सेशन मतलब क्या, वो क्लासमेट जो है ना उसके बारे में इस पैसेज में उसने बात नहीं किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर क्लासमेट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है हम लोग के पास। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन, मिस स्टफ्स लाइक टू टॉक अबाउट हर पेट। तो देखो, वो अपने पेट के बारे में बात किया, फैमिली के बारे में बात किया, इसके अलावा अपने ब्रदर के बारे में बात किया, लेकिन कभी भी वो क्लासमेट के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हम लोग आते हैं 538 क्वेश्चन पे। 538 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पैसेज में जो है ब्रास, ब्रास का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ब्रास का मतलब क्या है, मनी है। ब्रास का मतलब मनी है, जैसे एक्सप्लेनेशन में भी देखोगे ब्रास एक स्लैंग वर्ड है और इसका मतलब क्या है, मनी है। द ओल्ड मैन इन द विलेज इज कमेंटिंग ऑन द फैमिलीज लॉस वेल्थ आफ्टर देयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्रैश। मतलब कि उसने कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया था और वो क्रैश हो चुका है, और क्रैश होने की वजह से वो सारे वेल्थ को लॉस कर चुके हैं। तो ये पैसेज में यही बात बताई जा रही है कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा है, और उसके जो फादर थे, वो फैमिली मेम्बर्स थे, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुछ करते थे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उसके सारे वेल्थ खत्म हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा एक्सप्लेनेशन व्हाइल रीडिंग योर पैसेज। तो जो भी पैसेज रहेगा ना, उसको जब आप रीडिंग करते वक्त आपको ये अगर एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखोगे तो आपके दिमाग में वो सारे पैसेज के आंसर आसानी से, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर आसानी से आपको मिलते जाएंगे। ओके, 539 की अगर बारे में बात करें, लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। तो 539 की अगर बारे में बात करें तो सी लव्ड टू डिस्क्राइब द escapades for
ऑफ हर 3 ब्रदर्स। अब एस्केपिड्स का मतलब क्या हो गया, तो मिस्चीवियस एक्ट हो गया। बेसिकली मिस्चीवियस एक्ट के बारे में अगर हम लोग जाने तो वो बेसिकली एडवेंचरस एक्ट होता है, अनकन्वेंशनल एक्ट होता है, जो काम जो है ना भेरी जो हम लोग को एडवेंचर फील करवाए। तो जो काम हम लोग को एडवेंचर फील करे, क्योंकि यंग वन है, अगर आप जैसे यंग वन है तो आप कुछ एडवेंचरस काम करते रहोगे, आप कुछ बदमाशी वाले कुछ ऐसा काम करोगे जो अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल तरीके से वो काम नहीं हो रहा है, तो अनकन्वेंशनल तरीके से वो काम हो रहा है। तो वो सारे काम जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, मिस्चीवियस एक्ट कहते हैं, और इसी को एस्केपिड्स बोलते हैं। जो उसके 3 ब्रदर्स जो थे ना, वो 3 ब्रदर्स करते थे जब वो यंग वंस हुआ करते थे। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं पैसेज को लेके, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान में रखो, तो देख लो किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। हम लोग तो डील किए 2 क्वेश्चन, जो था 2 क्वेश्चन वो वोकैब बेस्ड था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो प्रोबेबली ये पूरे वोकैब बेस्ड है, लेकिन दूसरा जो है आपको मिल जाएगा ब्रास का। जैसे ब्रास का इंग्लिश क्या हुआ था, मनी, तो जैसे मनी का जैसे कैसे आ गया, वो आपको कॉम्प्रीहेंशन से ही इसका आंसर मिल जाएगा। और दूसरा जो है एस्केपिड्स, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब उसको एनालाइज करते हो तो आप आसानी से उसको कर पाते हो। ओके, तो ये सारा था फर्स्ट फेसेस का आंसर। हम लोग आते हैं सेकेंड पेसेज पे, और सेकेंड पेसेज में हम लोग देखेंगे कि 540 से 543 मतलब 3 क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। अब कौन कौन 3 क्वेश्चन आएंगे, ओके सॉरी 4 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कौन कौन 4 क्वेश्चन आएंगे उसको देखते हैं। ओके, तो आप लोग पैसेज को पढ़ लेना है, आप लोगों को पैसेज को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर क्वेश्चन पे आना है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द नरेटर्स यंगर सेल्फ वुड बी incredulous if she saw the narrators know as she had become a choreographer। अब बेसिकली इसमें स्टोरी कुछ अलग है कि ऐसा है कि एक लड़की है, वो डांस करती है, और वो डांस करने के बाद वो कोरियोग्राफर भी बनती है। तो ये कोरियोग्राफर के बारे में एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द नरेटर स्टेट्स दैट as a child she never wanted to dance, therefore the fact that she now works in the field of the dance or does choreographer would be the unbelievable to her younger self। तो जो वो पहले बचपन में अगर देखा जाए ना, तो वो ज़्यादा डांस को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो मिमिक क्या करते, आगे आप देखोगे भी कि वो एक हीरो था, उसका मिमिक वो करती थी। जब भी वो डांस देखती थी फिल्मों में, तो उसका मिमिक करती थी। उसके बाद उसकी मदर भी बोलती है कि तुम एक दिन तुम डांसर बनोगे, और वो अभी वो कोरियोग्राफर बन चुकी है। तो ये चीज़ को वो जब याद करती है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी हैड बिकम अ कोरियोग्राफर। 541 के बारे में बात करें, द नरेटर सेज टू डांस मीन्स टू स्ट्रगल एज सी। तो बेसिकली यहाँ पे हैड टू वर्क हार्ड टू परफेक्ट द आर्ट थ्रू द अनविलिंगली। बेसिकली यहाँ पे आप गौर से देखो, सी डिस्क्राइब डांस एज ए स्ट्रगल। तो वो क्या इस पैसेज में डिस्क्राइब करती हैं, डांस एज ए स्ट्रगल इसको बताती है कि ये एक टाइप का क्या है, स्ट्रगल है। बिकॉज हर लेसन्स took place under trying conditions. She had to attend class after a full day of school while being an unwilling child। तो बेसिकली उसको पूरा दिन स्कूल करना पड़ता था, और पूरा दिन स्कूल करने के बाद फिर उसको डांस क्लास अटेंड करना पड़ता था। तो वो बहुत ही चाहते थे नहीं करना, क्यों ज़बरदस्ती का काम करना, क्यों पूरा दिन स्कूल करो फिर डांस क्लास अटेंड करो। तो इस कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि नरेटर की जो बेसिकली मम्मी जो थी ना, वो चाहती थी ये डांस भी सीखे और इसके साथ पढ़ाई भी करे, लेकिन उसको उसका पूरा दिन स्कूल में जाता था, फिर उसके बाद उसको खेलने का तो मौका मिलता नहीं था, तो जिस वजह से वो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहती है। और उसने इसको स्ट्रगल बताया कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बचपन में स्ट्रगल था। ओके, सो 542 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट रोल डिड हर फादर प्ले इन हर बिकमिंग अ डांसर। अच्छा, अब उसके फादर जो है ना, उसने क्या रोल प्ले किया। बेसिकली फादर ने हारमोनियस एटमॉस्फेयर बना के दिया, जिससे आप लोग बोलते हो ना कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, वहीं पे तो हम लोग अपने आप को पूरे सेल्फ ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली वही बात होती है कि यहाँ पे इसको हारमोनियस एटमॉस्फेयर दे। उसकी मम्मी कुछ बोलती थी तो मम्मी के साथ कुछ फाइट वगैरह नहीं करते था, और एक घर का शांत माहौल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना के उसको दिया, और उसमें वो फिर ब्रॉटअप हुई, और उसमें वो उसने डांस सीखा। तो यही उसका फादर जो थे, वो फादर ने कंट्रीब्यूट किया था उसकी जर्नी में। ओके, तो ये 542 का आंसर होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज देखते हैं। तो फर्स्ट
इसमें देखते हैं द सीड ऑफ द नरेटर्स फ्यूचर वोकेशन वाज सोन व्हेन सी प्रिंस अराउंड द ओके सो यहाँ पे द सीड ऑफ द नरेटर फ्यूचर वोकेशन वाज सोन व्हेन सी प्रिंस अराउंड द हाउस इमिटिंग द डांस स्टेप्स फ्रॉम अ मूवी। तो बेसिकली मैंने बताया ना आपको कि वो मूवी से जैसे वो मुमताज़ अली का मूवी देखती थी और उसके बाद वो फिल्म के में जो डांस होता था ना उस डांस को वो प्रॉम्प्ट करती थी, वो डांस को इमिट करती थी। तो यही बात उसकी मम्मी जब देखती थी तो उसकी मम्मी यही बात बोलती थी, कुमुदिनी कुमुदिनी यू आर बॉर्न टू डांस। तो कुमुदिनी को क्या बोला जाता था, तुम जो है ना डांस करने की बनी हो। तो इसीलिए इसको स्कूल से आना पड़ता था और उसके बाद फिर वो डांस क्लास अटेंड करना जाती थी, तो बहुत ही ज़्यादा उसको स्ट्रगल लगता था। तो यही सारी बातें इस पैसेज में डिस्कस किया गया है। ओके सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे और जिसमें हम लोग देखेंगे 544 से 547 तक के आंसर्स को। 544 से 547 में आपको पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ लेना है। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पैसेज इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ोगे तब खुद से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 544 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 544 नंबर के क्वेश्चन ये बताता है, क्या बताता है, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिडन हंगर एंड ट्रेडिशनल क्लोरिक डिफिशियंसी। तो हिडन हंगर में और ट्रेडिशनल क्लोरिक डिफिशियंसी में क्या डिफरेंस है। तो हिडन हंगर क्या होता है वो देखते हैं। हिडन हंगर रेफर टू अ लैक ऑफ प्रोटीन वेयर एज क्लोरिक डिफिशियंसी रेफर टू अ लैक ऑफ फैट। तो जहाँ पे फैट की कमी आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरिक डिफिशियंसी। जहाँ पे प्रोटीन की कमी आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। ये सारी डिफिनेशन जो है ना आपका पैसेज में लिखा हुआ है, पैसेज में इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन को रेफर कर लोगे। ओके सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर कम्प्लिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन फूड इनसिक्योरिटी एंड डाइट क्वालिटी। फूड इनसिक्योरिटी एंड डाइट क्वालिटी में क्या रिलेशनशिप दिखाता है। तो बेसिकली वेरिएशन इन फूड इन्वायरमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड अफोर्डेबिलिटी। तो बेसिकली यही चीज़ को दिखाता है, फूड इन्वायरमेंट कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, अफोर्डेबिलिटी कैसा है, कि उसको कितना लोग खरीद सकते हैं, कितना लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसमें एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है और इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि फूड इनसिक्योरिटी में और डाइट क्वालिटी में क्या एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। तो बोलते हैं कम्प्लेक्स shaped by the factor like the food environment, consumer behavior and affordability of the nutrition foods। तो बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी और डाइट क्वालिटी, मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी कैसे होती है, जब आपके पास अफोर्डेबिलिटी की कमी होती है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी कोई भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हो, या आपका बिहेवियर कोई मतलब हेल्दी बिहेवियर नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को खाते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को क्या दिखाता है कि एक रिलेशनशिप बिटवीन द फूड इनसिक्योरिटी एंड डाइट क्वालिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 546 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ कैन फूड इनसिक्योरिटी पैराडॉक्सली कंट्रीब्यूट टू द ऑबेसिटी। बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी कैसे ऑबेसिटी बढ़ाता है। तो ये ऑबेसिटी, मोटापन कैसे हो जाता है। आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा कोई भी गरीब लोग जो होते हैं ना, वो भी उस बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी है, लेकिन हेल्दी नहीं होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा खोखला होता है। तो इसका आंसर है इंक्रीजिंग ओवर कंजप्शन ऑफ द चीप अनहेल्दी एनर्जी डेंस फूड। आप जो चीप फूड होते हैं, जैसे बहुत ही तालाब फूड जो फूड स्टॉल्स पे मिलते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, ये अनहेल्दी फूड्स होते हैं और इसके ज़्यादा कंजप्शन की वजह से ऑबेसिटी फैलती है। ये एक तरह का फूड इनसिक्योरिटी ही है। तो ये चीज़ें आपको पैसेज पढ़ने से मिलता है कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ऑबेसिटी कैसे बढ़ती है। तो जब आप चीप फूड खाते हो, जो आप अनहेल्दी फूड खाते हो, तो वो सारे फूड की वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओके अब 547 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 547 नंबर में क्या बताया जा रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पे 547 में बोल रहा है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज डज द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट ऑफ अ 1% राइज इन द ग्लोबल फूड प्राइस। तो क्या 1% राइज इन द ग्लोबल फूड प्राइस, तो एन इंक्रीज ऑफ द 10 मिलियन पीपल्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके सो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉवर्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट एक दिखाता है इस पैसेज में। तो अगर ये पैसेज को अगर आप गौर से देखते हो, समझते हो ना, तो बेसिकली इस पैसेज में जो है
आपको बताया जाता है कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक देखता है कि किस तरह से क्लोरिफिक वैल्यू यानी तो अब न्यूट्रिशन लेवल हमारे वर्ल्ड में किस लेवल का है और पॉवर्टी लेवल किस लेवल का है हमारे वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ों को एस्टिमेट इस पैसेज में करता है। आप इस पैसेज में ये भी देखे होंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है वो सारे पैसेज से लिए गए हैं, वोकैब से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि वोकैब से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है सेकेंड और थर्ड पैसेज में। इसके अलावा फर्स्ट पैसेज में आप देखे थे कि उसमें वोकैब से लिया गया था। तो वोकैब से जब लिया जाए ना तो उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि वोकैब से जो भी क्वेश्चन लिया जाता है वो पैसेज से रिलेटेड ही है, लेकिन उसका मीनिंग जो है आपको कुछ उस अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके उसको बनाना है। तो हम लोग अभी जो 3 पैसेज देखे हैं, 3 पैसेज का हम लोग के पास क्या एनालिसिस है? 3 पैसेज का एनालिसिस है कि अलग से वोकैब अभी आते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और बाकी 2 पैसेज में तो बहुत ही ईजी गोइंग था, 2 पैसेज में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज था। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पैसेज किस टाइप के आते हैं। तो पैसेज में आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, आपको 5-10 पैसेज 10-15 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे करवाता रहूँगा। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। मैंने बताया ना कि कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये 2 चीज़ों को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम में, ताकि इससे ही क्वेश्चन मोस्टली बन रहे हैं। और इसके बाद वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडिम्स, तो ये सब चीज़ को तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, ओके। तो आप ये भी देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्या क्वेश्चन बन रहा है। बोल रहा है क्या, द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। द नीड फॉर द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, आपको सारे ऑप्शन को गो थ्रू करना है। जैसे पहला ऑप्शन है द रियो अर्थ समिट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्वॉल्विंग वर्ल्ड लीडर ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। थर्ड है ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। एंड फोर्थ है ऑफ फेनोमेना लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। ओके, तो हम लोग अभी तक 536 से 547 तक पैसेज के सारे क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया कि पैसेज के क्वेश्चन आते हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो जो ये दोनों का वेटेज ज़्यादा होता है। फिर वोकैब के बारे में बात देखेंगे हम लोग, वोकैब का भी उसके हिसाब से रहता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एडियम्स, ये सब का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि 548 नंबर का क्वेश्चन जो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हैं। आपको क्या करना है, जब भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए ना, उसमें जो पहले तो लाइन दे रखी होंगे, इनिशियल लाइन दे रखे होते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो आपको सारे ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लेना है। जब आप सारे ऑप्शन को गो थ्रू करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि फिर इसको किस तरह से रीअरेंजमेंट करें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, फिर देखेंगे पहला ऑप्शन द रियो अर्थ समिट द फर्स्ट इट्स काइंड, नहीं मैच कर रहा है। आपको देखना है कि इसमें किस चीज़ को हम लोग को यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। कैसे ऑप्शन 3 होगा, जैसे देखते हैं द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फेनोमेना लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ the Rio Earth Summit, the first of its kinds involving world leaders on environment and development। तो ये चीज़ें आपको दिखाता है कि किस तरह से, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन, कभी भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले आप उसको खुद से ट्राई करो। जैसे मैं अभी हूँ ना, तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए इसको पहले वीडियो को पॉज करो और फिर इस पर टाइम देके खुद से रीअरेंज करो। अब जब अरेंज कर लेते हो फिर मेरे वीडियो को देखना स्टार्ट करो, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे ना, तो वो आपको एक वे फॉर्मेट में मिलेगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हिसाब से हम लोग करते हैं द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना ऑफ द लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो इन्वॉल्विंग कन्वर्सेशन इन्वॉल्विंग वर्ल्ड लीडर्स, ऐसा तो नहीं होगा। कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो अर्थ समिट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स इन्वॉल्विंग वर्ल्ड लीडर्स
ऑन इन्वायरमेंट एंड बार्ड डेवलपमेंट। तो इस तरह से मतलब कि DCAB जो है इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इसका 548 आई थिंक ना, हाँ 548 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 549, ये भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग वीडियो पॉज करो और ये इसके क्वेश्चन और इसके ऑप्शन को पढ़ो और उसके बाद फिर देखो कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो थर्ड ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है DABC। जैसे द पॉइंट इज दैट बोथ इकोलॉजी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस that developed under the conventional and mechanistic worldview shaped by the utilitarian premise of the industrial age had more to say about the human mission to extract rather than to conserve। तो बेसिकली इसका जब आप बनाते हो, रीअरेंज करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन ऑप्शन पहले आएगा और कौन ऑप्शन बाद में आएगा। तो इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा DA फिर B फिर C होगा। ओके, तो DABC, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट हम लोग 550 नंबर पे आते हैं। 550 पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप लोग वही काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, फिर इसके ऑप्शन को रीअरेंज करना स्टार्ट करो और जब भी आपका आंसर आ जाए फिर वीडियो को स्टार्ट करके और आंसर देखो। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड, जो हम लोग का था CDBA, मतलब C को पहले रखेंगे, उसके बाद D को, फिर उसके बाद B को, उसके बाद A को रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि CDBA अगर देखें तो अपार्ट फ्रॉम मेनी एक्सट्रीम फैक्टर्स लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड द हेजेमनी ऑफ इंग्लिश, द लैंग्वेज कम्युनिटीज कांट श्रिंक their responsibility for the endangerment of the local language। तो बेसिकली आप इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो इसका आंसर होगा CD, फिर आएगा B, फिर आएगा A। ओके, तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं एक सेंटेंस अरेंजमेंट का ही 551 नंबर में। आपको फिर मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरेंज करो। लेकिन इसमें आप देखोगे कि आपका जो है, इसमें आप देख रहे हो कि आपका जो है इनिशियल सेंटेंस नहीं दे रहा है और इसमें आपको खुद से बनाना है कि कैसे इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो जैसे हम लोग फर्स्ट जैसे देखते हैं, इसका आंसर होता है DBCA कैसे हो रहा है, द पोल्यूटेंट फ्रॉम द फैक्ट्री हैड percolate into the underground water, thus causing a water crisis in the region। ओके, तो ये तो नहीं होगा इन द रीजन द पोल्यूटेंट फ्रॉम द फैक्ट्री हैड प्रोकुलेट इनटू द अंडरग्राउंड, ये बहुत उल्टा पुल्टा बन जाएगा। लेकिन हम लोग को सीधे सीधे बनाना है, रीअरेंज करना है अगर सेंटेंस को। द पोल्यूटेंट फ्रॉम द फैक्ट्री हैड प्रोकुलेटेड इनटू द अंडरग्राउंड वाटर thus causing a water crisis in the region। तो this format is right। तो DBCA जो होगा आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस होगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 552 नंबर का और इसमें आपको आंसर करना है। इसमें क्या करना है कि फिर से आपको वीडियो पॉज करना है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को और फिर बनाना है। जैसे कि इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा DABC। जैसे वन कॉमन मिस्टेक दैट मेनी पीपल हैव मेड इज थिंकिंग दैट इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू वर्क टुगेदर। तो इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन DABC। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। वन कॉमन मिस्टेक दैट मेनी पीपल हैव मेड इज थिंकिंग दैट इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू वर्क टुगेदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 553 नंबर में, 553 में सिर्फ ये भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आपको रीअरेंज करने हैं सेंटेंस को और फिर बनाना है। इसके आंसर जो होंगे वो ABDC हो जाएगा। ABD स्टिमुलेंट सच एज कैफीन एक्टिवेट एड्रेनल ग्लैंड डिप्लीट valuable minerals needed for energy and worsening fatigue and sleep issue। तो इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन ABDC, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो 554 नंबर
में अगर देखते हैं 554 में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो बनता है हम लोग का प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ द वर्कफोर्स, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ द वर्कफोर्स के बारे में देखें तो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ द वर्कफोर्स बेसिकली एक चीज़ इसमें करेक्शन में करना चाहता हूँ कि इसके जो आंसर जो है ना वो ACBD ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें ACBD नहीं दे रखा है और एक ही ऑप्शन आ रहा है ABCD आ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को ही कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर क्योंकि इसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए एक बार हम लोग लगा के देखते हैं, आपको घबरा जब भी एग्जाम में ऐसा कंडीशन बने तो आपको मिलता जुलता आंसर टिक करके आना है, ये नहीं घबरा जाना है और पैनिक में कोई भी आंसर टिक कर रहे हो, आपको मिलता जुलता आंसर ही टिक करके आना है एग्जाम में। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ ACBD कैसे आ रहा है। ACBD को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग गौर से देखें कि किस तरह से आ रहा है, A फिर C फिर B फिर D। A क्या है, A में अगर हम लोग देखें A में है ऑन प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट रिक्वायर्ड फॉर लार्ज इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आंसर को क्लिक करेंगे, फर्स्ट आंसर ABCD को हम लोग को क्लिक करना होगा। बेसिकली on productivity and long term economic growth has a negative effect required for large economy। तो ABCD का आंसर टिक करना है, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे बोल रहा है कि रीअरेंज पार्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है और रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग को इसी फॉर्मेट पे सेम इसमें भी यही बात दिखना है कि इसका परफेक्ट आंसर जो बन रहा है BDCA, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो BDCA के बदले AC लगा देना है, ठीक है ना, जो क्योंकि आंसर में आपको नहीं मिल रहा है तो BDAC हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो देखते हैं BDCA किस तरह से क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें। BDCA तो B क्या हो जाएगा, एंशिएंट मिथ ऑफ इंडिया, एंशिएंट मिथ ऑफ इंडिया। एक सेकंड, ओके, सो द एंशिएंट मिथ ऑफ इंडिया have been preserved with great care in the minds of the people by priest the guardians of the learning, by priest the guardians of the learning। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कॉम्बिनेशन में BDAC इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आंसर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली B क्या है, द एंशिएंट मिथ, B क्या है, द एंशिएंट मिथ। ओके, सो लास्ट बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो द एंशिएंट मिथ ऑफ इंडिया हैव been preserved with great care in the minds of the people by the priest the guardian of the learning। तो B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BDAC is the right answer, right combination of this sentence। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 556 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग उस पे आएंगे कि 556 में फ्रेजल यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वोकैब का कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका वोकैब का कॉम्बिनेशन आता है, इडियम्स आता है। पहले इडियम्स देखते हैं, आपको सारी जितने भी PYQ में करवाऊंगा उसके सारे इडियम्स को आपको याद कर लेना, रट लेना है पार्टिकुलरली। ओके, सो फर्स्ट इडियम्स क्या है, फर्स्ट इडियम्स को देखते हैं। तो पुट वन शोल्डर टू द व्हील, पुट वन शोल्डर टू द व्हील, इसका मीनिंग क्या बनता है आपके लिए, तो इसका मीनिंग बनता है वर्क हार्ड एट अ टास्क। तो वर्क हार्ड एट अ टास्क टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या बन रहा है कि वर्क हार्ड एट अ टास्क, तो टास्क जो भी मिल रहा है ना उसमें आप वर्क हार्ड करो। तो इसका पहले क्या याद रखना है कि पुट वन शोल्डर टू द व्हील का आंसर क्या बनेगा, वर्क हार्ड एट अ टास्क। ओके, सेकंड का हम लोग देखते हैं थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का क्या होता है, टेक अप अ चैलेंज। तो कोई भी चैलेंज लेना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेक अप अ चैलेंज। थर्ड क्या होता है, गेट टू बिग फॉर वंस बूट्स। इसका मीनिंग क्या बनता है, बिकम वेरी
कॉन्सिएटेड टू बिकम एरोगेंट। बेसिकली जब आप एरोगेंट बनना स्टार्ट करते हो, एरोगेंट बनते हो तो आपका कोई भी काम नहीं होता है। तो बेसिकली यहीं पे वही बात बताया जा रहा है, गेट टू बिग फॉर वंस वुड्स बिकम वेरी कॉन्सिएटेड, दैट मीन्स एरोगेंट। आप जब एरोगेंट बन रहे हो तो इस सेंटेंस, इस एडम्स का यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मीनिंग बनता है स्पेंड विद इन द लिमिट ऑफ व्हाट वन कैन अफोर्ड। तो बेसिकली हम लोग का, जैसे हम लोग के पास में भी ये जितना चद्दर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, तो ऐसा सेंटेंस बनता है। तो सेम सेंटेंस का मीनिंग भी बन रहा है कि वो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, तो स्पेंड विद इन द लिमिट व्हाट वन कैन अफोर्ड। तो जितना कोई भी आदमी जो है अफोर्ड कर सकता है वही, उसी को हम लोग क्या बोला जाएगा, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। ओके, तो इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन का आंसर ये सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें वर्ड दे रखे हैं और उसके डिफिनेशन पूछे गए हैं। तो वर्ड और डिफिनेशन के साथ साथ दे रखा है, इसको ध्यान में रखना है किस तरह से इसका क्या करना है। ओके, सो पहला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, टू गिव अप अ थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ अ डिग्निटी। पहला क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, टू गिव अप अ थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी। तो आप अपना थ्रोन को छोड़ रहे हो, तो बेसिकली एब्डिकेट कर रहे हो, एब्डिकेशन हो रहा है आपका। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसका है इज एक्सबर्केट। एक्सबर्केट मतलब क्या होता है, टू रिमूव ऑफेंसिव पोर्शन ऑफ अ बुक। तो बेसिकली सेंसरशिप के बारे में बात करें, एक्सबर्केट तो आप एक्सपंग से याद रखोगे, एक्सबर्केट याद रखोगे। एक्सपंग से मतलब कि सेंसर किया जा रहा है, आपकी बातों को सेंसर जब किया जाएगा ना तो उसको एक्सबर्केट बोलते हैं। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ इस पार्ट, इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मतलब क्या होता है, प्लेगियरिज्म मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट यूजिंग समवन्स एल्स वर्क एज योर ओन। तो बेसिकली जब आप, चोरी तो होता है थेफ्ट, चोरी कराना थेफ्ट को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो कि किसी के लिटरेरी वर्क को अगर थेफ्ट कर रहे हो ना, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिलिग्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पिलिग्रिज्म। तो बेसिकली पिलिग्रिज्म मतलब लिटरेरी थेफ्ट। थर्ड थिंग्स जो होता है हो गया है। और फोर्थ थिंग्स की अगर बात करें, बिसाइज मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बिसाइज का मतलब होता है टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग। तो कोई भी प्लेस को सराउंड करते हैं और उसको कैप्चर करते हैं ना, तो वही क्या कहलाते हैं, कैप्चर। बेसिकली उसको अपने आप में मिला लेते हैं, तो बिसाइज करना। ये तो हम लोग हिस्ट्री की क्लास में बार बार ये वर्ड को गो थ्रू करके देखे हैं कि बिसाइज मतलब क्या होता है, टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर होता है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है फ्रेजल वर्ब है और उसके मीनिंग्स है। तो फ्रेजल वर्ब और उसके मीनिंग्स को देखते हैं। तो पहला, अभी हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एडियम्स देख चुके हैं, दूसरा वर्ड की डिफिनेशन देख चुके हैं, और थर्ड थिंग फ्रेजल वर्ब देखना चाह रहे हैं हम लोग। देखते हैं पहला जिसका पार्ट है, टू जैज अप। टू जैज अप मतलब क्या होता है, टू जैज अप मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। तो जैज अप मतलब टू जैज अप, टू जैजिंग अप। तो पीपल को जजिंग अप करते रहना चाहिए समय समय पे। तो टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, तो जज अप का मतलब ये होता है। सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है स्केल बैक। स्केल बैक मतलब क्या होता है, स्केल बैक मतलब होता है टू मेक प्रोडक्शन और स्पेंडिंग स्मॉलर इन साइज और अमाउंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी तो स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो उसको स्केल बैक बोलते हैं। स्केल बैक मतलब क्या, जब स्मॉलर साइज में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो, स्मॉलर साइज में अगर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो या स्पेंडिंग कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बैक बोलते हैं। ओके, allowed to मतलब होता है समथिंग यू मेंशन इन एन इनडायरेक्ट वे। समथिंग यू मेंशन इन इनडायरेक्ट वे, तो उसको allowed to बोलते हैं। allowed to मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को आप मेंशन कर रहे हो लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, एक इनडायरेक्ट वे में उसको बोल रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, allowed to। फिर कॉल अपॉन मतलब क्या होता है, तो कॉल अपॉन मतलब होता है टू बी आस्क्ड टू डू समथिंग। किसी से कुछ पूछ के कोई भी काम करना, वो क्या कहलाता है, टू बी आस्क्ड टू डू समथिंग। ओके, तो कॉल्ड अपॉन कहलाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 559 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और 559 नंबर के क्वेश्चन को क्या चीज़ें हैं उसको एक बार गौर से देखते हैं। ओके, सो इसमें फ्रेजल वर्ब है, इसमें देखना है कि कौन सा चीज़ में क्या क्या लगेगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके कंटेक्स्ट को भी जानेंगे कि किससे ये क्वेश्चन बना है, कैसे किस चीज़ में क्या चीज़ें हम लोग लगाएंगे कि सूटेबल आंसर निकल के आ जाए। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। Despite searching for hours, she couldn't find her keys, but they eventually dash in her jacket. पहले कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट में क्या है, फाइंडिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी चीज़ आपको अचानक से मिल जाना, तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर अचानक से मिल रहा है ना, तो टर्न्ड अप, तो क्या बनेगा, इसमें यूज़ किया जाएगा फ्रेजल वर्ब टर्न्ड अप। डिस्पाइट सर्चिंग फॉर आवर्स शी कुडंट फाइंड हर कीज बट दे इवेंचुअली टर्न्ड अप इन हर जैकेट। तो अब उसके अचानक से उसके जैकेट में वो चीज़ें मिल जाती है जो बहुत देर से वो खोज रहा था, बहुत समय से खोज रहा था, उसको अचानक से उस जैकेट में मिल जाती है। यही क्या कहलाता है, टू टर्न्ड अप। तो टर्न्ड अप क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि कोई भी चीज़ को खोज रहे हो समय से और कुछ समय से, और आपको अचानक से वो चीज़ें मिल जाए कोई चीज़ में जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए हो, तो वो इसमें हम लोग टर्न्ड अप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। द ओल्ड फैक्ट्री वॉज इवेंचुअली डैश अ फेवरेट आर्ट गैलरी। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट बन रहा है चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, क्योंकि ओल्ड फैक्ट्री था, अभी वो किस में बन गया है, आर्ट गैलरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर टर्न करना है तो उसमें का यूज़ हम लोग उसमें किसका यूज़ करते हैं, टर्न्ड इनटू का। किसका यूज़ करते हैं, टर्न्ड इनटू, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली, ओल्ड फैक्ट्री को एक आर्ट गैलरी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं टर्न्ड इनटू का। ओके, सेकेंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, बिफोर लिविंग द रूम सी रिमेंबर टू डैश द एयर कंडीशनर्स ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑपरेट करना, बंद करना या चालू करना, उसके लिए हम लोग टर्न ऑफ और टर्न ऑन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बिफोर लिविंग द रूम सी रिमेंबर टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, की टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर टू स्टार्ट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोइंग होना स्टार्ट हो जाए तो टर्न ऑन का यूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना हो जाए तो टर्न ऑफ का यूज़ करते हैं, टर्न ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टर्न ऑफ इज द राइट वे ऑफ द आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो टर्न ऑफ, बिफोर लिविंग द रूम द सी रिमेंबर टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं और इसमें बताया जा रहा है सी हैड टू डैश द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक टू अवॉइड डिस्टर्बिंग हर नेबर्स। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ द वॉल्यूम, तो रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ द वॉल्यूम में हम लोग टर्न डाउन की बात कर रहे हैं। देखो इसमें भी हम लोग कम कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, नहीं कम कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो उसमें टर्न डाउन की बात करेंगे। और सब सिर्फ पूरा ख़त्म ही कर दे इलेक्ट्रिसिटी में तो टर्न ऑफ की बात करेंगे। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट आपको करते रहना है, तो टर्न डाउन हो जाएगा इसका आंसर। आप जब जाओगे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपका जो है ये एक वे फॉर्मेट में बनाया गया है। तो इसका ए का 3, बी का 4, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, मैचिंग फॉर्मेट में है तो आप उसमें मैच कर लेना। बेसिकली हम लोग को कंसेप्ट पे फोकस करना है और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से जज आउट करना है। ओके, 560 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही मैचिंग वाला है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या चीज़ है। बोल रहा है दे डैश दैट आई गो विथ देम। तो यहाँ पे जब इसके पूरे इसमें सेंटेंस नहीं बताया, बेसिकली सेंटेंस बताया जा रहा है कि एक डिमांड किया जा रहा है, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब आपको बार बार रिक्वेस्ट, एक दबाव फील करवाए, बार बार रिक्वेस्ट दिलाए ना, तो बेसिकली उसमें इंसिस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इंसिस्टेड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, दे इंसिस्टेड दैट आई गो विथ देम। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। द डॉक्टर डैश दैट आई रेस्ट फॉर 2 days। तो यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो जब भी डॉक्टर एडवाइस देना तो उसको रिकमेंड में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट आई रेस्ट फॉर 2 days, मतलब 2 दिनों के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, ये रिकमेंड किया जा रहा है। तो जब भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं तो उसमें रिकमेंड का यूज़ करते हैं। थर्ड
की बात करते हैं, द चेयरपर्सन डैश दैट प्लान्स बी चेंज। अब यहाँ पे ऑफिशियल सजेशन फॉर अ ग्रुप और टू कंसिडर। अब बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल सजेशन दिया गया है, क्योंकि द चेयरपर्सन जो बोल देगा वो एक ऑफिशियल बातें होंगी, तो वो हमेशा प्रपोज्ड अपने आइडिया को प्रपोज करेंगे। द चेयरपर्सन प्रपोज दैट प्लान बी चेंज्ड, तो यहाँ पे प्लान को चेंज करना होगा, ये प्रपोज्ड किया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रपोज्ड के सजेशन पे हम लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर अगर प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है तो वहाँ पे रिकमेंड बोलेंगे। अगर चेयरपर्सन या कोई ऑफिशियल मेंबर्स अगर हम लोगों को कोई सजेशन दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रपोज्ड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, द लैंडलॉर्ड डैश दैट आई पे द रेंट बाय ट्यूसडे लेटेस्ट। अब यहाँ पे एक अथॉरिटी है और एक अथॉरिटी अपने पूरे फुल पावर से आपसे कुछ मांग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डिमांडेड होगा। वहाँ पे क्या आएगा, डिमांड आएगा। तो अथॉरिटी क्या मान रहा है, फुल पावर से, तो द लैंडलॉर्ड डिमांडेड दैट आई पे द रेंट बाय द ट्यूसडे लेटेस्ट। तो यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है एक आदमी से, तो वहाँ पे डिमांडेड होगा। ओके, तो ये 560 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे जब कोई भी अथॉरिटी है तो वहाँ पे डिमांडेड, अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है तो वहाँ पे रिकमेंडेड, अगर कोई ऑफिशियल मेंबर्स है तो वो चेयरपर्सन टाइप के लोग तो वहाँ पे वो कर बोल रहे हैं तो वहाँ पे प्रपोजल होगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना, किस सिनेरियो में कौन से फ्रेजल वर्ब का, कौन से वर्ब का यूज़ करें ताकि हमारा आंसर जो होगा वो राइट होगा। ओके, तो ये डी का सेकेंड हो जाएगा इसमें। ओके, हम लोग 561 पे आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कुछ आइडियम्स दे रखे हैं और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहला आइडियम्स है कि ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन सोशल सेटिंग स्पेशली टू रिलीव टेंशन और ऑकवर्डनेस। बेसिकली यहाँ पे कभी भी बात शुरू करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी में कभी भी किसी से बात शुरू करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। ओके, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना ही हम लोग क्या कहलाता है, ब्रेक द आइस कहलाता है। दूसरा आप देखोगे, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डिस्क्राइब प्रिसाइसली द मेन पॉइंट और इशू, टू बी एग्जैक्टली राइट। बेसिकली होता है इसका मतलब कि हिट द नेल ऑन द हेड मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें को अगर हम लोग समझा पा रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका तीसरा पार्ट है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब बनता है समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली। बेसिकली जो चीज़ें कॉस्टली आती है, जो चीज़ें एक्सपेंसिव आती है, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कौन से एडियम्स का यूज़ करते हैं, कोस्ट एंड आर्म्स एंड अ लेग। नेक्स्ट इसका है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू इंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज एंड रेजिलियंस। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बाइट द बुलेट मतलब टू इंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज एंड रेजिलियंस। कोई भी दुख का सामना, कोई भी पेनफुल सिचुएशन का सामना हम लोग अगर करेज के साथ करते हैं तो वहाँ पे कौन सा इडियम्स का यूज़ करते हैं, बाइट द बुलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे हो गए 562 नंबर के क्वेश्चन। हम लोग आते हैं 563 नंबर के क्वेश्चन जो वोकैब से रिलेटेड है। आप देखते हैं इसमें किस टाइप के सिनेरियो में किस टाइप का वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है और उसका मीनिंग क्या हो रहा है। आपको बेसिकली कभी भी कोई भी वर्ड्स अगर आए तो उसके कंटेक्स्ट को जानना है, उसके कहाँ पे कब ये यूज़ किया जाएगा उस चीज़ को देखना है ध्यान से। ओके, सो इकाजेना इज एन ओडिया फूड डैश फूड डॉक्यूमेंट एंड शोकेस। बाकी और बहुत सारी बातें लिखी गई है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे इसके ओरिजिनल पीडीएफ को डाउनलोड करना, और जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट को लिया हूँ जिससे आंसर हम लोग निकाल पाए, ठीक है। तो इकाजेना इज एन ओडिया फूड डैश फूड डॉक्यूमेंट एंड शोकेस तो समवन हु रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स और स्टोरीज। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जो आदमी
हिस्टोरिकल इवेंट्स और स्टोरीज को रिकॉर्ड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉनिकलर्स बोलते हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ों को रिकॉर्ड रखता है तो उसे क्रॉनिकलर बोलते हैं। तो ईगा जेना इज एन उड़िया फूड क्रॉनिकलर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रॉनिकलर हु डॉक्यूमेंट एंड शोकेस। ओके, सो जो उड़िया फूड के बारे में सारी बातों को डॉक्यूमेंट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉनिकलर बोलते हैं। मतलब जब भी क्वेश्चन में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने के लिए कोई भी आदमी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉनिकलर्स। जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जो कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स को डॉक्यूमेंट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉनिकलर्स बोलेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका, गीतिका सेकिया आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज एन असामीज फूड डैश। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे वो स्टार्ट करना चाह रही है असामीज फूड, तो वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है। और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आ जाएगा। ओके, थर्ड थिंग है, हिमाचल प्रदेश हैज़ अ रिच डैश ऑफ ट्रेडिशनल ब्रीड्स। तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझो कि इसके कंटेक्स्ट को देखो पहले। होल बॉडी ऑफ आइटम्स डिशेज दैट आर रेगुलरली परफॉर्म्ड और अवेलेबल। तो जो हमेशा रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, उस डिशेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपेटोरी जो होता है यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कंटेक्स्ट को समझना है, फिर वर्ड का यूज़ करना है कि ताकि बाद में भी जब इस टाइप के सिनेरियो में क्वेश्चन बने तो आपको रिपीटोरी वर्ड का यूज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, दीपा चौहान इज़ अ बेंगलुरु बेस्ड कुलिनरी। अब यहाँ पे प्रोफेशनल कुक के बारे में बात हो रही है। तो जब भी प्रोफेशनल कुक के बारे में बात होगी ना तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेफ वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेफ। तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि जब भी आपका क्वेश्चन आए तो उसके आपको कंटेक्स्ट को जानना है और कंटेक्स्ट को जान के आपको वर्ड का वहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो ये आपका 563 था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 564 नंबर की क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें कंजंक्शन और एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली बात देखते हैं, आई रीड द मिस्ट्री नॉवेल्स डैश दे कैपिटिवेट माई इमेजिनेशन। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? पर क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो इसमें बताया जा रहा है कि एक नॉवेल वो पढ़ रहा है, मिस्ट्री नॉवेल पढ़ रहा है, क्योंकि वो इमेजिनेशन, उसका जो इमेजिनेशन है ना उसको जिंदा रखने के लिए। तो क्योंकि हो रहा है ना तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्या लग रहा है? बिकॉज का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिकॉज का यूज़ आ रहा है। तो रीज़न जब भी कभी भी दिखाना होता है तो वहाँ पे बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो ये तो पहली बात होगी। हम लोग दूसरे पार्ट पे देखते हैं, दिस इज द प्लेस डैश ही वॉज बॉर्न। तो अब देखो, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलता है यहाँ पे एक लोकेशन को रिफर किया जा रहा है। जब भी लोकेशन को रेफर किया जाएगा वहाँ पे वेयर का यूज़ किया जाता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके पीछे के कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश करोगे और उसके हिसाब से आप कोई भी कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हो या एडवर्ब का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। ओके, डन। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश वी मेट लास्ट टाइम। अब यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है? तो हमेशा याद रखो कि कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को अगर डिनोट किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जहाँ पे पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग? फोर का यूज़ करेंगे। तो पहली बात ध्यान में रख लेना कि मेनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश वी मेट लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम ये क्या है? ये आपका पार्टिकुलर टाइम है। तो पार्टिकुलर टाइम को डिनोट जब भी किया जाए तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो हमेशा याद रखो। उसके बाद डी पार्ट में, डैश यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट अलाउ यू टू गो। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक टाइप की कंडीशन खड़ा की जा रही है कि डैश यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे ट्रूथ बताओगे
तभी तो तुमको जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कंडीशन का बात होता है, कंडीशनल रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे अनलेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनलेस के बारे में बात करते हैं। तो अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट अलाउ यू टू गो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनलेस आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हुए और 564 नंबर खत्म होते हैं। हम लोग आते हैं 565 नंबर पे। ओके, 565 नंबर में कुछ वर्ड्स है और उसके मीनिंग्स है। वो वर्ड्स और उसके मीनिंग को देख लेते हैं। डेनिजन मतलब क्या होता है? इनहेबिटेंट होता है। इनहेबिटेंट अ पर्सन एनिमल्स दैट लिव्स इन अ पार्टिकुलर प्लेस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेनिजन बोलते हैं। डिप्रेविटी क्या होता है? डिप्रेविटी होता है एक्सट्रीम विकर्डनेस, मतलब मोरल करप्शंस। जो मोरल करप्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिप्रेविटी यूज किया जाता है। फिर तीसरा वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, टू क्रिटिसाइज और स्पीक अगेंस्ट, तो किसी के अगेंस्ट में बोलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिकेट बोलते हैं। डेरिडे मतलब होता है रेडिक्यूल, और इसका मतलब होता है टू मॉक और लाफ एट समवन कंटेम्पररी। बेसिकली यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको याद रखना पड़ेंगे, उसके कंटेक्स्ट को याद रखना पड़ेगा, उसके एक्सप्लेनेशन को याद रखना पड़ेगा, तभी आप वोकैब में यहाँ पे मार्क्स ला सकते हो। तो बेसिकली डेनिजन मतलब क्या होता है, डिप्रिविटी मतलब क्या होता है, डिप्रिकेट मतलब क्या होता है, डेरिडे क्या होता है, तो ये सब के मीनिंग आपको याद रखने पड़ेंगे और फिर आप इसको याद करके आगे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये 565 नंबर का हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और 566 का करते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजॉल्व। अब यहाँ पे आप ये समझो, एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस क्या है? डिड यू मेक एनी न्यू ईयर्स डैश दिस ईयर। आपको बोला जा रहा है कि रिजॉल्व का कौन सा फॉर्म हम यहाँ पे यूज करें ताकि इस सेंटेंस को पूरा किया जा सके। तो इस सेंटेंस पे आप ये देखो, रिजॉल्व क्या है? एक वर्ब है। रिजॉल्व क्या है? एक वर्ब है। रिजॉल्व हमेशा याद रखो, रिजॉल्व क्या है? वर्ब है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर पे हम लोग रेजोल्यूशन रखते हैं। तो रेजोल्यूशन जो रखते हैं वो क्या है? वो बेसिकली वर्ब नहीं है। रेजोल्यूशन क्या है? वो एक नाउन है, और यहाँ पे नाउन की नीड है, तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाउन लगाते हैं। तो डिड यू मेक एनी न्यू ईयर, डिड यू मेक एनी न्यू ईयर्स रिजॉल्व दिस ईयर, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बनाते हैं डिड यू मेक एनी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। यहाँ पे कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, और ये भी ध्यान में रखना है कि रिजॉल्व क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे यूज होगा नहीं। यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? नाउन का। और नाउन क्या है? रेजोल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 567। मीनिंग ऑफ इम्प्रॉप्ट। इम्प्रॉप्ट मतलब होता है, ये कॉमन सेंस वाली सारी बातें हैं। इम्प्रॉप्ट देखो, जैसे क्वेश्चन है, रवि केम अप ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड स्पीकिंग इम्प्रॉप्ट। अब यहाँ पे देखो, रवि बिना कोई प्लान किए हुए, बिना कुछ किए हुए वो डायरेक्ट आता है और इम्प्रॉप्ट वर्ड मतलब स्टार्ट कर देता है बोलना। तो इम्प्रॉप्ट मतलब कोई भी रिहर्सल ना किए हुए, ना कोई प्लानिंग किए हुए, और स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रॉप्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो अनरिहर्स्ड। क्या हो जाएगा? अनरिहर्स्ड। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को आप इधर से यूज कर सकते हो। ओके, 568 नंबर में हम लोग बात करते हैं एडवर्ब। आप एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन जैसे देखते हैं, 10 टूरिस्ट वर डैश इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो इसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू डिस्क्राइब सीरियस फिजिकल हार्म्स द एडवर्ब ग्रेवली, सीरियसली, बैडली इज यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी इंजर्ड का, कोई भी एक्सीडेंट का, और उसमें किसी को फिजिकल हार्म हो जाती है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? ग्रेवली का। ग्रेवली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ग्रेवली, सीरियसली। आपके पास कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से सिलेक्ट करना था, तो उसमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? ग्रेवली या सीरियसली। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 569 नंबर में, स्पेसिफिक वर्ब्स फॉर बर्न्स। अब यहाँ पे देखो,
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पता चलेगा कि क्यों ये बात लिखी गई है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, इन माई हेस्ट टू स्टॉप द बॉइलिंग मिल्क आई एक्सीडेंटली डैश माई फिंगर। अब यहाँ पे एक्सीडेंटली वो अपने फिंगर को जला बैठता है। तो अब यहाँ पे देखो, व्हेन यू आर बर्न बाय हॉट लिक्विड और स्टीम, द करेक्ट टर्म इज स्केल्डेड, स्क्रॉच्ड इज यूजली फॉर ड्राई हीट एंड सिजल्ड इज अ साउंड। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, उस ऑप्शन में सिजल्ड है, तो सिजल्ड क्या है? सिजल्ड मतलब एक साउंड होता है। उसी तरह से स्क्रॉच्ड मतलब क्या होता है? तो स्क्रॉच मतलब होता है कि जब आपका ड्राई हीट होता है, जैसे आपका कहीं पे आपको कहीं से पक जाना, तो बेसिकली वहाँ पे ड्राई हीट अगर हो रहा है ना, तो वो स्क्रॉच कहलाता है। इसी की तरह अगर लिक्विड से या स्टीम से या उस बर्न होते हो, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्केल्डेड का यूज़ करते हैं। तो ध्यान में रखना ये तीनों वर्ड। पहली बात है आप ध्यान में रखोगे कि जब हम लोग लिक्विड या स्टीम से जलते हैं तो स्केल्डेड का यूज़ लगाते हैं। जब हम लोग ड्राई हीट होता है, कोई भी आयरन जो गर्म आयरन है उसको छू देते हैं, तो उससे जो जलते हैं उसको हम लोग स्क्रॉच्ड का वर्ड का यूज़ करते हैं। और साउंड के लिए हम लोग सिजल्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किसका क्या यूज़ आ जाएगा? स्केल्डेड हो जाएगा। तो आपके ये सारे ऑप्शन थे, उस ऑप्शन में स्केल्डेड वर्ड इज राइट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। ओके, तो 569 नंबर होता है। 570 पे आते हैं, मैचिंग फ्रेज। अब कुछ फ्रेज दे रखे हैं, उसको मैच करने हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हिज सैलरी इज इन डैश विद द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज। तो इस द फ्रेज इन कीपिंग विथ मीन्स इन एग्रीमेंट विथ और अप्रोप्रिएट टू। इट शोज दैट दिस सैलरी मैचेस हिज एफर्ट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब थे, उसको दिखाना था कि कौन से ऑप्शन राइट होंगे इस सेंटेंस के लिए। तो इसमें क्या है? इन कीपिंग विथ जो है इस सेंटेंस के लिए राइट होगा। हिज सैलरी इज इन कीपिंग विथ द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज, मतलब उसके एफर्ट्स के लिए, जितना वो एफर्ट्स किया ना, जितना वो काम किया ना, उसके लिए जो उसको सैलरी मिली है। तो यहाँ पे यूज करेंगे इन कीपिंग विथ का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं ना, दूसरा ऑप्शन में है अकॉर्ड। अकॉर्ड का यूज कब होता है उसकी कंडीशन को देखते हैं हम लोग। वर्किंग टुगेदर यूजली फॉर पीपल ऑफ मूवमेंट। बेसिकली देखते हैं अकॉर्ड मतलब होता है क्या? यूजली यूज्ड एंड एज इन अकॉर्ड विथ। क्या फ्रेजल वर्ब है अकॉर्ड का? इन अकॉर्ड विथ, बट कीपिंग फिट्स द इन दैट मीन्स उसकी सैलरी के लिए स्ट्रक्चर मोर नेचुरली फॉर द बैलेंस। तो बेसिकली यहाँ पे अकॉर्ड का मतलब भी हम लोग उसी सेंस में यूज करते हैं, लेकिन जब भी एफर्ट्स करके किसी को कुछ पैसा मिले तो उसमें हम इन कीपिंग विथ का यूज करते हैं। अकॉर्ड का कब यूज करेंगे? तो जब सारे लोग मिलके काम करेंगे। तो जब सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकॉर्ड विथ में यूज करेंगे। ओके, तो बैलेंस मतलब क्या होता है? इन बैलेंस विथ। तो बैलेंस का जब भी हम लोग यूज करते हैं वो इन बैलेंस विथ की बारे में बात होता है। इज लेस कॉमन देन इन कीपिंग विथ इन दिस एरिथमेटिक। बेसिकली बैलेंस का यहाँ पे यूज नहीं। बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग सबको मिला के, हम लोग सबको लेके एक साथ चल रहे हैं, तो इन बैलेंस विथ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कोई भी एफर्ट्स के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं तो इन कीपिंग विथ का यूज करेंगे। तो राइट आंसर कीपिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 571। कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में बात की जा रही है। सारा वॉज सो डैश दैट सी डिड नॉट टेक मच टाइम टू मेक अप हर माइंड। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि इसका लॉजिक क्या बन रहा है, और लॉजिक के थ्रू हम लोग आंसर करने का कोशिश करते हैं। Someone who acts or decide very quickly without thinking carefully is described as impetuous मतलब हो रहा है कि जो आदमी जो है ना, वो बहुत तेजी से डिसाइड करता है कोई भी चीज़ को, और कोई भी चीज़ के बारे में सोचे बिना अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे हम लोग इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, impetuous। तो बेसिकली सारा was so impetuous dash
that she did not take much time to make up her mind। तो कोई भी चीज़ को बिना सोचे केयरफुली ध्यान रखे वो क्या करता है, फटाफट डिसीजन लेती है, तो इम्प्यूटस आ जाता है। इम्प्रॉम्प्ट से, जैसे आप इम्प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हो तो इम्प्रॉम्प्ट से ही वर्ड निकल के आता है इम्प्यूटस। मतलब क्या, कोई भी चीज़ को फटाफट, कोई भी बिना प्लान किए आप उसके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। इसके अदर ऑप्शन को अगर एक लुक करें तो इम्प्रीवियस मतलब क्या होता है, तो इम्प्रीवियस मतलब होता है नॉट अफेक्टेड और हर्ट बाय समथिंग। किसी से अफेक्ट ना होगा, ना किसी से हर्ट हो रहा है, ठीक है ना, उस तब हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्रीवियस। तो यहाँ पे तो वो बातें थी नहीं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे तुरंत बिना कोई सोचे समझे हम लोग आंसर कर रहे हैं, हम लोग कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे तो इम्प्रीवियस आएगा नहीं, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, इम्प्यूटेस आएगा। इसके अलावा इंट्रिकुलेट मतलब होता है अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। अगर कोई अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना, वहाँ पे हम लोग किस वर्ड का यूज़ करेंगे, इंट्रिकुलेट का यूज़ करेंगे। इटरेंट मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। अगर लेस कॉमन इन दिस कंटेक्स्ट, अगर कोई भी चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे 572 पे आते हैं और इसमें प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। इसमें प्रीपोजिशनल वर्ड्स लगेंगे, जैसे सी इज स्टैंडिंग डैश हर हस्बैंड इन दिस क्राइसिस। द एडम्स स्टैंड बाय means to support or remain loyal to them during a difficult time। अब यहाँ पे समझो कि कब हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टैंड बाय का। स्टैंड बाय का किसी के साथ हम लोग जब खड़े हैं, मतलब उसके डिफ़िकल्ट टाइम में भी, नॉर्मल टाइम में तो सब खड़ा हो जाता है, लेकिन जब डिफ़िकल्ट टाइम में आप किसी के साथ खड़े हो ना, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय क्या है, स्टैंड बाय एक प्रीपोजिशन है और इसका कब यूज़ करते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम में। तो याद रखना है, डिफ़िकल्ट टाइम जब भी रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड बाय का यूज़ करते हैं। तो सी इज़ स्टैंड बाय हर हस्बैंड इन दिस क्राइसिस टाइम। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या विथ आ सकता था, विथ क्यों नहीं आया, तो विथ इसलिए नहीं आया, तो वो समझते हैं। यूज्ड एज स्टैंडिंग विथ बट स्टैंडिंग बाय इज द स्पेसिफिक एडम्स फॉर लॉयल्टी और सपोर्ट। तो स्टैंडिंग विथ का यूज ना करके हम लोग स्टैंडिंग बाय का यूज करेंगे जब भी लॉयल्टी को दिखाएंगे या सपोर्ट को दिखाएंगे, तब हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, स्टैंडिंग बाय का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक ऑप्शन और भी है कि स्टैंडिंग इन या स्टैंडिंग फॉर क्यों नहीं होगा, तो ये कभी भी इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं और इसके ध्यान में आपको रखने हैं। ओके, 573 नंबर पे आते हैं हम लोग। 573 में क्या बताया जा रहा है, फ्रेजल वर्ब है और जब रिलेशनशिप के बारे में बात होती है तब हम लोग इसका क्या यूज करते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, द टू फ्रेंड्स appear to have fallen dash over a minor issue। The phrasal verb fall out means to have an argument or disagreement that result in a withdrawal of friendship। अब यहाँ पे देखो, जब कोई भी अपना दोस्ती तोड़ लेता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट पे, कोई आर्गूमेंट चल रहा है, उसमें डिसएग्रीमेंट हो रहा है या डिसएग्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिकली वो अपना उसी के कारण अपना दोस्ती तोड़ रहा है या अपना कोई रिलेशनशिप तोड़ रहा है, तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉल आउट का। तो द टू फ्रेंड्स appear to have फॉल आउट ओवर अ माइनर इशू। एक छोटे से इशू पे वो लोग अपनी दोस्ती को तोड़ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे फॉल आउट का यूज़ करेंगे। आगे ऑप्शन में फॉल डाउन भी है, फॉल इनटू भी है, फॉल बाय भी है, तो हम लोग फॉल आउट का ही क्यों यूज़ किए हैं उसको देखते हैं। देखो ध्यान से समझो, फॉल आउट जब भी हम लोग कोई भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे फॉल आउट का यूज़ करते हैं। फॉल डाउन का कब यूज़ करते हैं, फॉल डाउन का मतलब जब ग्राउंड पे कुछ गिर जाए तो हम लोग फॉल डाउन का यूज़ करते हैं। फॉल इनटू का मतलब क्या होता है, टू इंटर अ स्टेट, मतलब कि कोई भी ट्रैप में फंस जाना। कभी भी कोई भी ट्रैप में जब हम लोग फंस जाते हैं ना, तो उसे हम लोग फॉल इनटू का यूज़ करते हैं। फॉल बाय का कब यूज़ करते हैं, यूज्ड इन फॉल बाय
वे साइड टू फेयर और टू बी निगलेक्टेड। बेसिकली जब भी हम लोग किसी चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं तो उसे वहाँ पे हम लोग फॉल बाय का यूज़ करते हैं। तो फॉल आउट मतलब क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप से तोड़ना, रिलेशनशिप टूट रहा है तो फॉल आउट, फॉल डाउन जब ग्राउंड पे गिर जाए, फॉल इनटू जब ट्रैप में फंस जाए, और फॉल बाय जब किसी चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉल आउट का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं जो वोकैब से रिलेटेड है। और वोकैब से रिलेटेड किस टाइप का है, तो रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज है। जैसे देखते हैं, द कमिटीज अपील टू द पीपल फॉर मनी डैश लिटिल रिस्पॉन्स। द वर्ड इवॉक्ड means to bring a particular feeling, memory or response to the conscious mind. It is a standard term for calling forth a reaction. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द कमिटीज अपील टू द पीपल फॉर मनी। कमिटीज अपील टू द पीपल फॉर मनी, हाँ मनी, The committees appeal to the people for money इवॉक्ड लिटिल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे ना तो इसके रिस्पॉन्स को भी समझेंगे, किस तरह की रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इवॉक्ड लिटिल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इवॉक्ड वर्ड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसके ऑप्शन को भी देखते हैं। यहाँ पे इवॉक्ड के बदले प्रोवाइडेड आ सकता है क्या, तो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, टू सप्लाई और मेक अवेलेबल। यहाँ पे सप्लाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो इवॉक्ड वर्ड का ही यूज किया जा सकता है। प्रोवोक्ड मतलब कि स्टिमुलेट, यहाँ पे तो कोई प्रोवोक्ड भी नहीं कर किया जा रहा है। इसी तरह से प्रिवेंट हम लोग किसी को रोक भी नहीं रहे हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इवॉक्ड का यूज करेंगे। तो ध्यान में रखना है, इसके कभी भी सेंटेंस को पढ़ो और सेंटेंस के कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश करो कि किस कंटेक्स्ट में इस सेंटेंस का यूज किया गया है, और फिर वहां से आपके वर्ड्स बन के निकल के आएंगे। ओके, 575 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब मॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है वो हम लोग को जानना है। मेटामॉर्फोसिस इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर और सब्सटेंस। इट डिस्क्राइब अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अचानक से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में अगर आपको जानना है तो मेटामॉर्फोसिस जो अचानक से सडनली ड्रामेटिक चेंज अगर देखने को मिले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि फ्लॉन्टिंग अ कार, दिस इज शोइंग ऑफ। तो यहाँ पे फ्लॉन्ट करना, कोई भी चीज़ को फ्लॉन्ट करना था तो शोइंग ऑफ कहलाता है। थ्रोइंग आउट क्लोथ, दिस इज क्लीनिंग डिसकार्डिंग। बेसिकली कोई भी चीज़ को साफ जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे थ्रोइंग आउट क्लोथ का यूज़ करते हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी देखते हैं, अ गार्डनर, okay, a garden full of weeds converted into a lovely green lawn. This represent a complete transformation of one state into the another. अब देखो इसके जो थर्ड ऑप्शन हम लोग को देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन में हम लोग को पता चलता है कि a garden full of weeds converted into a lovely green lawn. This represent a complete transformation of one state to into another. तो याद रखना ये इसका आंसर क्या हो, कैसे हो जाएगा कि एक गार्डन है, गार्डन जो फुल ऑफ वीड्स है उसको कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, ग्रीन लॉन में। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, जैसे लास्ट ऑप्शन देखिए, पेंटिंग अ होम, दिस इज अ सरफेस लेवल चेंज नॉट फंडामेंटल स्टेज। तो कोई भी होम को अगर पेंट कर रहे हैं ना तो एक सरफेस लेवल चेंज होता है। हम लोग ये नहीं करते कि पूरे ही घर को ही हटा के और फिर से घर बना रहे हैं, फिर से पेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब पेंट करते हैं तो मतलब पेंट करते उस दीवार पे उसका कोई फाउंडेशनल चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी इसमें क्वेश्चन आया था मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या दे रखा है और उसकी कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उस सेंटेंस को देख के बताना है कि कौन किस मेटामॉर्फोसिस वाला काम हुए हैं। तो फ्लॉन्टिंग अ कार, तो फ्लॉन्टिंग यहाँ पे फ्लॉन्ट कर रहा है तो यहाँ पे नहीं होगा। थ्रोइंग आउट क्लोथ, यहाँ पे साफ सफाई की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गार्डन फुल ऑफ वीड्स था लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया लवली ग्रीन लॉन में, तो वही क्या है, फाउंडेशनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज। और फाउंडेशनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस का, अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स इज कन्वर्टेड इनटू अ लवली ग्रीन लॉन। 576 में देखते हैं एंटोनिम्स है। अब एंटोनिम्स किसका पूछा गया है, तो
अब यहाँ से जो भी वर्ड्स आएंगे ना आपको ध्यान में रखने, इसके ऑप्शन को भी ध्यान में रखने हैं और इसके वर्ड्स को भी ध्यान में रखने, क्या एंटोनिम्स होगा, उसके क्या मीनिंग्स होगा। क्योंकि बहुत बार मैं ये एनालाइज किया हूँ कि क्वेश्चन रिपीट किया जाता है या उसके कंटेक्स्ट को रिपीट किया जाता है, तो एटलीस्ट आप उसके कंटेक्स्ट को ध्यान में रखोगे तो आपसे क्वेश्चन डील किया जाएगा, अब कर सकते हो एग्जाम में। ओके, रेक्यूपरेट। अब रेक्यूपरेट मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो रेक्यूपरेट मतलब होता है, as we discussed earlier, recuperate mean to recover health, the opposite is to get worse। अब बेसिकली देखो यहाँ पे वर्ड को समझो, वर्ड क्या है, वर्ड है रेक्यूपरेट। अब रेक्यूपरेट मतलब क्या होता है, रिकवर हेल्थ। अब हेल्थ को रिकवर करना मतलब आप बीमार हो और बीमार से फिर आप सही होते जा रहे हो, तो हम लोग रेक्यूपरेट का यूज करते हैं। द पेशेंट विल सर्टेनली रेक्यूपरेट अंडर मेडिकल केयर। तो जब मेडिकल केयर पेशेंट को मिलता है ना तो वो रिक्यूपरेट हो रहा है। तो रिक्यूपरेट मतलब कि वो रिकवर कर रहा है, अपने हेल्थ को फिर से वापस ला रहा है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, तो एंटोनिम्स क्या होता है, गेटिंग वर्स मतलब और खराब हो जाना और उसकी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो जाना। तो हम लोग गेटिंग वर्स इसका आंसर करेंगे। डिजेनरेट मीन्स टू डिक्लाइन और डिट्रॉइट फिजिकली, मेंटली और मॉरली। तो बेसिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अदर ऑप्शन को देखते हैं। अदर ऑप्शन क्या क्या है, रेसिसिएट मतलब क्या होता है, टू रिवाइव। रेम्बर्स मतलब क्या होता है, रिपे मनी। कॉन्वेलेंस मतलब इसका सेनोनिम्स ही है, जो अगर बात करें ना रिक्यूपरेट के बारे में बात करें, ये रिक्यूपरेट के बारे में बात करें ना तो रिक्यूपरेट का जो सेनोनिम्स की अगर बात करें कॉन्वेलेंस हो जाएगा। कॉन्वेलेंस मतलब होता है टू रिकवर। तो इसका आंसर जो होगा डिजेनरेट मतलब क्या, कि कोई भी चीज़ को फिर से हम लोग ज़्यादा वर्स होते हुए देख रहे हैं। तो बेसिकली याद रखना कि रिक्यूपरेट का जो अपोजिट वर्ड होगा डीजेनरेट होगा। और डीजेनरेट मतलब क्या बन रहा है, तो डीजेनरेट मतलब हो रहा है कि कोई भी चीज़ और ख़राब कंडीशन में जाता जा रहा है। डिक्लाइन और डिटेरियोरेटेड फिजिकली, मेंटली और मॉरली। तो याद रखना डीजेनरेट का मतलब, डीजेनरेट किसका एंटोनिम्स हो जाएगा, रिक्यूपरेट का आंसर हो जाएगा। ओके, एंटोनिम्स ऑफ रिक्यूपरेट, ये आई थिंक हो गया ना, हाँ ओके, फिर कोई नहीं, दोबारा मैं लिख दिया हूँ, ठीक कोई बात नहीं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं 577 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, उसका क्या पूछा गया है। इसमें भी सेम चीज़ है, एंटोनिम्स बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एनोक्यूअस मतलब क्या होता है। एनोक्यूअस मतलब आप इसकी डिफिनेशन को देखो, एनोक्यूअस मतलब होता है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव। मतलब क्या, सबके लिए सेफ होता है। एनोक्यूअस मतलब वो सबके लिए सेफ होता है, उसी हम लोग इनोसेंट से याद रख लेंगे। इनोसेंट मतलब क्या, जो भोला वाला सा है, सबके लिए सेफ होता है, कोई किसी को नुकसान नहीं करता है। तो इसी तरह से हम लोग इनोक्यूअस का भी याद रख लेंगे। अगर सेंटेंस देखें, द स्पीच गिवन बाय हिम सीम्स टू बी इनोक्यूअस but there were undercurrent that implied the contrary। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनोक्यूअस का मतलब, इनोक्यूअस वो जो स्पीच दिया है ना, इनोक्यूअस है मतलब सबके लिए सेफ है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि कभी कभी इससे आगे भी भड़क सकता है, कुछ भी हो सकता है इस स्पीच से। तो इनोक्यूअस जो है ना, उसका मतलब क्या आ रहा है, सेफ आ रहा है। इसका एंटोनिम्स अगर हम लोग देखें तो एंटोनिम्स में हम लोग जाएंगे और एंटोनिम्स इसका आएगा हार्मफुल, जो हार्मलेस है। बेसिकली हार्मलेस है उसे हम लोग इनोक्यूअस बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हार्मफुल, जो हार्म ही पहुँचाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मफुल। ओके, जो डैमेज करेगा, आगे चल के इंजरी करवाएगा। ओके, इसके अदर ऑप्शन को देखते हैं। अदर ऑप्शन में क्या है, इनऑफेंसिव मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है ऑफेंस ना करना, जो ऑफेंस नहीं करता है। तो ये एक तरह का सिनोनिम्स हो जाएगा इनोक्यूअस का, क्योंकि वही तो इनऑफेंसिव के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है जेंटल मतलब माइल्ड इन टेम्परामेंट और बिहेवियर। तो कोई भी अपना बिहेवियर ज़्यादा शो ऑफ जब करता है ना, तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वो जेंटल वे में बात कर रहा है अगर, तो वहाँ पे हम लोग जेंटल वर्ड का यूज़ करते हैं। इंसाइटफुल मतलब होता है हैविंग और शोइंग डीप अंडरस्टैंडिंग। और किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जब अच्छी खासी डिस्कशन करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग कोई भी चीज़ के बारे में रखते हैं, तो उसको इंसाइटफुल बोलते हैं। तो यहाँ पे इंसाइटफुल भी नहीं आता, ठीक है ना। तो बेसिकली वही बातें हैं कि जब हम लोग बात करें इनोक्यूअस का, तो इनोक्यूअस मतलब होता है हार्मलेस होता है। तो हार्मलेस का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा अपोजिट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 578 नंबर का क्वेश्चन।
इसमें भी एंटोनिम्स पूछा गया है। मेलिफिलियस, मेलिफिलियस का मतलब क्या होता है? मेलिफिलियस का मतलब होता है, mellifluous describe a sound or voice that is sweet, musical and pleasant to hear। बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा सुरीली वॉइस होती है, उसी तरह से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिफिलियस। ये वर्ड किससे जनरेट हो रही है? मेलोडियस से जनरेट हो रही है। तो मेलोडियस आप वर्ड याद रखो, मेलिफिलियस और मेलोडियस। जैसे मेलोडियस होता है किसका वॉइस बहुत ज़्यादा मेलोडियस होता है, तो उसी तरह से मेलिफिलियस मतलब क्या? किसी का वॉइस जो है बहुत ज़्यादा स्वीट, म्यूजिकल, प्लीजेंट, मतलब सुरीली आवाज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? मेलिफिलियस। अब इसका अपोजिट क्या होता है? कैकोफोन्स। कैकोफोन्स मतलब कि बेसुरा, बेसुरा आवाज़ जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैकोफोन्स बोलते हैं। तो याद रखना है, मेलिफिलियस का अपोजिट क्या हो गया? कैकोफोन्स। अदर ऑप्शन को एक बार देखते हैं। अदर ऑप्शन में क्या है? रेजोनेंट। रेजोनेंट मतलब क्या होता है? डीप, क्लियर एंड कंटिन्यूइंग टू रिंग। मतलब रेजोनेंट बार बार रिपीटेशन मोड पे कोई भी रिंग होता जा रहा है, तो रेजोनेंट तो नहीं होगा, क्योंकि सुरीली को हम लोग बेसुरा से ही रिलेट कर सकते हैं। हारमोनियस, हारमोनियस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्यूनफुल एंड प्लीजेंट, तो इसका वो सिनोनिम्स कहला जाएगा। हारमोनियस जो होगा ना, वो इसका मेलोसियस का सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो वो कैकोफोन्स होगा। ओके। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब एंग्री एंड बीटर, यूजुअली रिगार्डिंग अ डिबेट और रिलेशनशिप। कोई भी डिबेट में अगर हम लोग बात करें ना, कोई भी एंग्री हो जाता है, बिटरली बात करना स्टार्ट कर देता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमोनियस बोलते हैं। ओके। तो आपको कंटेक्स्ट भी याद रखने हैं, वर्ड भी याद रखने हैं। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं 579 पे, सिनोनिम्स ऑफ जुक्तापोज। जुक्तापोज मतलब क्या होता है? जुक्तापोज मतलब होता है टू प्लेस टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड, ऑफन टू कंपेयर और कंट्रास्ट देम। तो बेसिकली दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग उसके आसपास में अगर कोई भी चीज़ रखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुक्तापोज बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, और सिनोनिम्स क्या हो जाए? सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। जैसे एडजेसेंट होता है, जैसे ये है, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं। तो ये क्यों एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं? तो जो एक दूसरे के आमने, एक दूसरे के आसपास रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। तो जुक्तापोज याद रखना, जुक्तापोज मतलब क्या हो रहा है? तो जुक्तापोज मतलब हो रहा है कोई भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए साइड बाय साइड रख रहे हैं, और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। ओके। अदर ऑप्शन को एक बार देखते हैं। जैसे कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब क्या होता है? डन बाय पीपल एक्टिंग एज अ ग्रुप। तो कलेक्टिव बेसिकली कलेक्टिवली कोई भी काम हो रहा है, तो उसे हम लोग एक साथ काम करने को बोलते हैं। अलाइंड मतलब क्या होता है? प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और इन एग्रीमेंट। तो बेसिकली जब हम लोग अलाइन करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को एक लाइन अप करके रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइन। डिस्टेंट मतलब फार अवे, ये आप लोग को पता ही होगा। तो बेसिकली यही सारे वर्ड्स आपको दे रखे होते हैं, और वो सारे वर्ड्स के देखने हैं कि कौन सिनोनिम्स है, कौन एंटोनिम्स है, कौन से राइट वर्ड्स है, इसको डिस्क्राइब कौन से वर्ड कर रहा है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। तो हमेशा जुक्तापोज का जो सिनोनिम्स इसका क्या होगा? वो होगा एडजेसेंट। 580 नंबर पे आते हैं और सिनोनिम्स ऑफ इम्यूलेट की बात करते हैं। तो इम्यूलेट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इम्यूलेट मतलब होता है क्या? मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे समझो, अगर आप बात करें इम्यूलेशन मतलब हो रहा है क्या? कि कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? मिमिक टाइप से कर रहे हो। तो जब भी आप लोग, इसका मतलब हम लोग बात करते हैं मिमिक मतलब होता है विच मीन्स टू इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड्स। तो कोई भी चीज़ को इम्यूलेट कर रहे हो, मतलब मिमिक कर रहे हो कोई भी चीज़ को, अगर उसका ही नकल कर रहे हो, मतलब जो बातें बोल रहे हो तो उसके एक्शन की नकल आप कर रहे हो ना, तो वही क्या कहलाता है? इम्यूलेट कहलाता है, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मिमिक हो जाएगा। अदर ऑप्शन को एक बार देखें। इको मतलब आवाज़ को रिपीटेशन मोड पे रिपीट करना, दोहराना, जब इको करना कोई भी बात। ठीक है। रिट्रीट मतलब टू से समथिंग अगेन फॉर द क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए कोई भी चीज़ फिर से बोलना हम लोग रिट्रीट बोलाता है। एनवी बोलते हैं। एनवी होता है टू फील जेलियस ऑफ समवन्स एल्स क्वालिटी और लक। तो किसी की क्वालिटी और लक को देख के हम लोग जलन फील करते हैं ना, तो वो एनवी कहलाता है। लेकिन मिमिक इसके लिए राइट वर्ड होगा। क्यों मिमिक? तो मिमिक मतलब ही होता है कोई भी चीज़ को इम्यूलेट करना, मतलब कोई भी चीज़ का वो नकल करना, हूबहू नकल करना। ठीक है ना। तो इको यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रिट्रीट भी नहीं होगा। रिट्रीट तो क्लियरिटी के लिए दोबारा बोला जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे मिमिक उसकी नकल करने के लिए बोला जाता है। ओके। तो ये 580 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मिमिक हो जाएगा। ओके सॉरी, हाँ।
581 की बात कर लेते हैं। 581 का सिनोनिम्स एलिवेट। एलिवेट मतलब क्या है? बहुत कॉमन वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, तो ये आप ध्यान में रखना कि कॉमन वर्ड्स है, लेकिन आप ध्यान से जब इसके क्वेश्चन को डील करोगे तो आसानी से बन जाएगा। एलिविएट मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम, पेन और सफरिंग लेस सीवियर। तो कम कोई भी प्रॉब्लम या पेन को सीवियर बनाना ही एलिविएट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एसॉग। एसॉग हो जाएगा। एसॉग क्यों हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। तो जो फीलिंग हम लोग को पसंद नहीं, जो पेनिक होगा, जो पेन वाली फीलिंग होगी, उसको कम इंटेंस बनाने के लिए हम लोग एसॉग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एलिवेट का आंसर क्या होगा? एसॉग। ओके, अदर ऑप्शन को देखते हैं। स्वेल। स्वेल मतलब क्या होता है? क्या स्वेल होता है? स्वेल टू बिकम लार्जर और राउंडर इन साइज। तो स्वेलिंग करता, कोई भी स्वेल हो जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है तो बड़ा साइज, तो ये तो नहीं होगा, पूरा ही गलत में। तो इस सिनेरियो में इसका तो यूज होगा ही नहीं। दूसरा एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब क्या होता है? टू मेक अ प्रॉब्लम और इंजरी वर्स। आप यहाँ पे प्रॉब्लम को बड़ा बनाया जा रहा है। हम लोग तो प्रॉब्लम को छोटा बना रहे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम को बड़ा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स इसका बन जाएगा। एग्रेवेट जो हो जाएगा वो किसका एंटोनिम्स हो जाएगा? एलिविएट का। तो याद रखना, एलिविएट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रेवेट। ओके, रिपिल। रिपिल जो होता है, रिपिल मतलब होता है टू ड्राइव और फोर्स बैक और अवे। तो बेसिकली कोई भी चीज़ को दूर करना, रिपेल करना, कोई भी चीज़ को दूर करना ही हम लोग क्या करते हैं? रिपिल। तो इस सिनेरियो में इस स्वेल का और रिपिल का कभी भी यूज़ तो क्या नहीं जाएगा? एग्रेवेट का ही यूज़ किया जाता। लेकिन एग्रेवेट तो एंटोनिम्स है। किसका एंटोनिम्स है? तो वो है एंटोनिम्स एलिवेट का। एलिवेट का सिनोनिम्स क्या होगा? एसग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 582 नंबर पे। एंटोनिम्स ऑफ इंसिपिड। इंसिपिड मतलब क्या होता है? इंसिपिड मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर, डल और बोरिंग, जो बहुत ही अच्छा ना लगे, जो कुछ भी ज़्यादा उसको खाने से उसका टेस्ट बहुत ही गंदा टाइप का है, तो उसको हम लोग इंसिपिड बोलते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सेवरी। सेवरी मतलब क्या होता है? विच रेफर टू फूड दैट इज सॉल्टी और स्पाइसी रादर देन स्वीट और समथिंग दैट इज फुल ऑफ फ्लेवर और इंटरेस्ट। तो बेसिकली सेवरी मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसका एंटोनिम्स, इंसिपिड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेवरी। अब इसके कुछ जो ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं। अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग जो होगा वो तो सिनोनिम्स हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो अच्छा नहीं है, तो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। स्पिरिटलेस। स्पिरिट लैकिंग क्रेज वेगरस। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में तो इसका यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ये खाने की सिनेरियो में बात करें। और स्पिरिटलेस मतलब क्या? जो क्रेज नहीं है, जो अपने अंदर क्रेज फील नहीं करता है, क्रेजियस नहीं है, वो स्पिरिटलेस कहलाएगा। ब्लैंड। ब्लैंड यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, याद रखना है। lacking a strong feature or characteristics and therefore uninteresting। तो बेसिकली uninteresting और bland किसका सिनोनिम्स हो जाएगा? तो वो सिनोनिम्स इंसिपिएट का हो जाएगा। और इंसिपिएट का जो एंटोनिम्स होगा वो सैवरी हो जाएगा, मतलब वो सॉल्टी होता है। ओके, 583 पे आते हैं और इसका एंटोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग बहुत ही कॉमनली इसका यूज करते हैं। और प्रैग्मेटिक का जो प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल मतलब क्या? इसका प्रैग्मेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा? यूरोपियन। आप पॉलिटिकल साइंस में बार बार पढ़ते हो यूरोपियन आइडिया। तो यूरोपियन आइडिया के बारे में जब भी हम लोग बात करें ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक का उल्टा हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम्स है। उसी तरह सेंसिबल। सेंसिबल अगर बात करें तो कोई भी सेंस के विजडम के साथ कुछ भी बोले तो उसे हम लोग सेंसिबल बोलते हैं, तो ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब होता है कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग। तो यहाँ पे तो वो वर्ड का तो प्रोफिशिएंट का कोई भी कंटेक्स्ट बनता ही नहीं है, तो ये वर्ड तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोफिशिएंट मतलब कोई भी चीज़ में प्रोफेंसी उसको प्राप्त है, वो आसानी से कोई भी काम कर लेता है, तो वो प्रोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया था प्रैग्मेटिक का एंटोनिम्स क्या होगा? तो यूटोपिया ही होगा। ओके, 584 पे आते हैं और 584 में एंटीसिपेट। अब देखो बहुत कॉमन वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? टू रिगार्ड एज प्रोबेबल, टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट। कोई भी चीज़ को हम लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर पाए, कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखे, तो वो क्या हो जाएगा? एंटीसिपेट। और एंटीसिपेट का सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? प्रिडिक्ट। वही तो होता है प्रिडिक्ट, कोई भी चीज़ का प्रिडिक्ट नियर फ्यूचर में वो होने वाला अगर है तो उसका हम लोग प्रिडिक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखोगे इसके कुछ अदर ऑप्शन को के बारे में भी। इसके अदर ऑप्शन क्या है? कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट मतलब होता है लुक थ्रू थॉटफुली
फॉर अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग। तो कोई भी चीज़ को देखते रहे, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो नहीं यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। हम लोग किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं एंटिसिपेट, जिसको हम लोग आगे प्रिडिक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन की बातें कंटेम्पलेट में नहीं हो रही है। एसर्ट, एसर्ट मतलब होता है टू स्टेट अ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। तो कोई भी चीज़ को बात करना, कोई भी चीज़ के बारे में बात करें कॉन्फिडेंटली, तो वो एसर्शन कहलाता है। तो यहाँ पे एसर्शन के बारे में बात नहीं हो रही है। नेगलेक्ट, कोई भी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना, तो वो यहाँ पे नेगलेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रिडिक्ट के बारे में। तो प्रिडिक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, तो प्रिडिक्ट का सिनेरियो बन रहा है एंटीसिपेट के साथ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है 585, एंटोनिम्स ऑफ फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट मतलब होता है ऑब्वियसली ऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव वर्ड हो, जो ऑफेंसिव वर्ड हो ना, उसे इसके लिए हम लोग फ्लेग्रेंट का यूज़ करते हैं। और फ्लेग्रेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव मतलब क्या है, जो अट्रैक्टिंग हो, जो नॉट कॉन्स्पिशियस हो, मतलब क्या, जो ऑफेंसिव ना हो, उसी इसके लिए हम लोग अनऑब्ट्रूसिव का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसके मीनिंग, दूसरे ऑप्शन की मीनिंग को देखते हैं, न्यूट्रियस। न्यूट्रियस मतलब होता है, तो न्यूट्रियस तो इसका सिनोनिम्स ही हो जाएगा। न्यूट्रियस मतलब होता है कुख्यात, जो कुख्यात बदमाश होता है, जो बहुत ही बड़ा गुंडा टाइप की पर्सनैलिटी को न्यूट्रियस बोला जाता है। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ब्लेटेंट इसका सिनोनिम्स क्यों हो जाएगा, तो ब्लेटेंट मतलब होता है डन ओपनली एंड असेंबली। मतलब क्या, हम लोग कोई भी चीज़ को खुलेआम अगर कोई भी चीज़ किया जाए ना, तो वो क्या होता है, ब्लेटेंट। तो फ्लेग्रेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लेटेंट हो जाएगा, ब्लेटेंट हो जाएगा। इसके अलावा एडजेसेंट, एडजेसेंट नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग एल्स, तो ये तो इसके साथ कभी भी नहीं जाएगा। तो हम लोग का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनऑब्ट्रूसिव। अगर आप लोग को ये सारे पीडीएफ चाहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट अगर आप लोगों को ये सारा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8287233493। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।